हेलो एवरीवन। बेटे आप लोग देख रहे हैं क्लास 2 हमारी 16 क्लासेस फॉर टर्म 2 क्विक रिवीजन सीरीज़ की सेकंड क्लास आज। और अगर आप में से किसी बच्चे ने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो फर्स्ट क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था ट्रायल बैलेंस, जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर ट्रायल बैलेंस आपका एक चैप्टर है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने करा था ट्रायल बैलेंस और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कुछ बच्चों ने हो सकता है इस चैप्टर का नाम सुना हो, कुछ बच्चों को ये चैप्टर आता हो, लेकिन कुछ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी इसका नाम ही नहीं सुना, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि ये क्या होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इस क्लास को बहुत आराम से देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर भी समझ में आएगा और केवल 3 क्लासेस करने के बाद इसकी आप अपने पेपर का क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी आपको। तो बिल्कुल आपको ध्यान से मेरी बात समझनी है और अगर आपको कुछ लगता है कि ये हमें नोट करना चाहिए तो अपने पास नोट कर लेना है, या इसी क्लास को आपको 2-3 बार देख लेना है तो आपका नोट करने का काम बंद हो जाएगा, नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए जी, तो आज हम आते हैं आपके लेक्चर 2 पे। टोटल मिलाकर मैं आपको 16 क्लासेस कराऊंगा, जिसमें से आज ये दूसरी क्लास है और आज हम शुरू कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटे? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उधार में गुड्स बेचता है तो हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि सामने वाला पर्सन मेरे पैसे देगा या नहीं देगा। तो जो सेलर है वो गुड्स बेचता है और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिस पे बायर के साइन करवा लेता है कि भाई एक काम करो, इस डॉक्यूमेंट पे साइन करके मुझे दे दो ताकि मेरे पास एक प्रूफ रहे कि तुमने मेरे पैसे देने हैं। बस इसी तरह के एक डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसकी एक डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर। तो देखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है। रिटन ऑर्डर एक लिखित में एक लिख कर दिया गया ऑर्डर, बाइंडिंग वन पार्टी, जो एक पार्टी को बाइंड करता है, मतलब उसे मजबूर करता है एक दूसरी पार्टी को टू पे अ फिक्स सम, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, कि वो दूसरी पार्टी को उतने पैसे का अमाउंट पे कर दे। यूजुअली ये स्टैम्प पेपर पे बनते हैं, 10-20 रुपए का स्टैम्प पेपर लिया जाता है। मान लो मैं आपको 1 लाख रुपए का गुड्स बेच रहा हूँ तो 1 लाख रुपए के लिए 10-20 रुपए खर्च करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कि स्टैम्प पेपर लिया, उस पर लिखा कि मैंने आपको गुड्स बेचा है और इसके पैसे आप मुझे इतने महीने बाद दे दोगे, और मैंने आपसे उसके ऊपर साइन करवा लिए। तो ये बन गया एक कानूनी डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट। जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक एक्ट से कवर होता है, एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब आते हैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन पे। सपोज करिए एक पर्सन है मिस्टर एस, मैं अपने आप को रख लेता हूं मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित ने मिस्टर अमित को 50,000 रुपीज का गुड्स बेचा, सेल किया, करेक्ट। मिस्टर अमित ने परचेज कर लिया, तो ये हो गया हमारा सेलर। मिस्टर सुमित हो गए सेलर और मिस्टर अमित हो गए बायर। अब सपोज करिए कि मैंने अपने पास कोई प्रूफ नहीं रखा, तो हो सकता है मिस्टर अमित पेमेंट के टाइम पर मुझे कुछ नखरे दिखाएं, मेरी पेमेंट ना करें, कुछ गड़बड़ कर दें। तो ऐसे में मैंने क्या करा, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट में सारी बात लिखी कि मैंने इस तारीख को इतने इतने रुपए का गुड्स मिस्टर अमित को बेचा है और मिस्टर अमित 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसका पेमेंट कर देंगे, करेक्ट। और यहाँ पर मैंने अपनी फर्म के साइन स्टैंप भी लगा दिए और ये डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिया किसके पास, मिस्टर अमित के पास। और मिस्टर अमित को बोला कि अमित जी इस डॉक्यूमेंट पे कर दो अपने साइन, करेक्ट, ताकि ये बात पक्की हो जाए कि आप इस बात से एग्री हो। अब अगर मिस्टर अमित ऑनेस्ट होंगे तो वो इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देंगे और मुझे ये डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो मेरे पास एक प्रूफ आ गया। तो बेटे जब मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया, इस डॉक्यूमेंट को, सेम डॉक्यूमेंट है, उसे मिस्टर अमित बोलेंगे बीपी,
यानी कि बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, और मैं बोलूंगा BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल। करेक्ट। और बिल जब साइन हो जाता है, जब इन्होंने बिल साइन कर दिया तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सहमति। उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। बिल जब तक साइन नहीं हो जाता तब तक वो रहता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है बिफोर एक्सेप्टेंस। उसका कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं होती। बिफोर एक्सेप्टेंस जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। करेक्ट। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको प्रोसेस बताया। ये देखिए, सपोज करिए अभी मेरे एग्जाम्पल में मैंने गुड्स बेचा था, तो सेलर को बोलेंगे ड्रॉर। मिस्टर अमित को गुड्स बेचा था तो मिस्टर अमित को बोलेंगे ड्रॉई, या परचेजर या डेटर, ये हो गए बियरर यानी कि सेल ऑफ गुड्स करने वाले। ये इन्होंने बिल इसको दिया, इसने बिल साइन करके मुझे वापस लौटा दिया। करेक्ट। एक तीसरी पार्टी और होती है, एक थर्ड पार्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं पेई। पेई का मतलब होता है जो ड्यू डेट पर, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे, जिसको पैसे मिलेंगे वो कहलाएगा पेई। तो ध्यान रखिएगा 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर जो गुड सेल करता है, बिल लिखता है, ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है, और पेई जो पैसे रिसीव करता है। तो 3 पार्टीज होती हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, चलिए अब हम सीखते हैं इसके रूल्स। इसके रूल्स के लिए मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि सपोज करिए कि एक पर्सन है ए, तो एक तरफ में लिखूंगा इन दी बुक्स ऑफ ए, और दूसरी तरफ लिखूंगा इन दी बुक्स ऑफ बी। आपको बस एग्जाम में करना क्या है, ए और बी की जगह कहीं नाम हो सकता है राम और श्याम, मोहन और सोहन। तो बेटे हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड पर तो बनाना सेलर और राइट हैंड साइड पर बनाना बायर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे सेलर और बायर। अब क्या होगा, चलिए एक डेट एज्यूम कर लेते हैं कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को ए ने बी को गुड्स बेचा। तो ए अपने यहां पर क्या एंट्री बनाएगा? ए बनाएगा सबसे पहले गुड्स को बेचने की एंट्री। तो एंट्री बनेगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज। करेक्ट। बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आप एक तरफ तो सेलर के अकाउंटेंट हैं, दूसरी तरफ आप बायर के भी अकाउंटेंट हैं। आपको दोनों की जर्नल एंट्री सामने सामने बनानी होगी पेपर में। ठीक। अब 1 अप्रैल को जब ये बेचने की एंट्री बनाएगा तो ये क्या बनाएगा? गुड्स खरीदने की एंट्री। आप सबको पता है आने वाली चीज डेबिट, तो परचेज हो गया डेबिट, और हमने ये परचेज किससे किया है? ये परचेज हमने किया है मिस्टर ए से, और ये नरेशन बनाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। करेक्ट। अमाउंट 20,000। अब उसके बाद जो मिस्टर ए हैं, 1 अप्रैल को ये वही बिल बनाएंगे, वही ड्राफ्ट बनाएंगे। ये जो मैंने अभी यहां पर बोला था, ये वाला जो बिल है ये ड्राफ्ट है, ये मिस्टर ए बनाएंगे, और मिस्टर ए वो ड्राफ्ट बनाकर किसको भेजेंगे? बी को। मैंने आपको क्या बताया कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक वो एक ड्राफ्ट है, कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब बी ने उस पर साइन कर दिए 1 अप्रैल 2020 को ही, तो बी ने उस पर साइन कर और किसको लौटा दिया? ए को। करेक्ट। तो ए क्या कहेगा? मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आया, आने वाली चीज डेबिट, तो इसके पास बी आर आया, और किससे आया बी आर? बी से। तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक, अमाउंट वही 20,000। और ये क्या एंट्री बनाएगा? ये इसने किसको दिया बिल? ए को।
तो ए हो गया इसके लिए रिसीवर, और बिल्स पेबल बीपी हो गया क्रेडिट। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, हमने एक्सेप्टेंस दे दी, करेक्ट। अब एक और बात, कुछ बच्चों को समझाने के लिए मैं कई बार ये भी बताता हूं, आप देखो इसमें पहली एंट्री बनाओ और अगली एंट्री उसको ध्यान में रखकर बनाओ। पहली एंट्री में आपने बी को डेबिट करा, बी को गुड्स बेचा, अगली एंट्री में बी क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो गया बी से बी, ठीक। तो याद रखो इसमें डेबिट हुआ तो अगली में क्रेडिट हो रहा है, यहां पर ए क्रेडिट हो रहा है तो अगली में डेबिट हो रहा है। तो इस टाइम पर बिल बन चुका है, करेक्ट। इस टाइम बिल किसके पास है, ए के पास है, करेक्ट। तो पहले एंट्री याद कर लो, बेचा, खरीदा, बिल एक्सेप्ट करके इसको दिया, इसके पास बिल एक्सेप्ट करके आ गया। अब यहां से अब बिल है किसके पास, ए के पास। अब यहां से शुरू होता है यूजेस ऑफ बिल। अब जो ए है वो बिल के अलग अलग यूज कर सकता है, करेक्ट। ये जो बिल है, जैसे सपोज करो मैं आपको एक चेक दे दूं तो आप उस चेक के अलग अलग यूज कर सकते हो, अपने पास ही रख लो, बैंक से डिस्काउंट करा दो, किसी और को दे दो अगर आपको पेमेंट करनी है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम उस बिल के अलग अलग यूज करते हैं। बेटे पहला यूज होता है ए kept this bill with him till due date। ए कहता है कि बिल, एक काम करता हूं भाई, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने तुम्हें बिल दिया, तुमने एक्सेप्ट करके मुझे वापस कर दिया, 3 महीने बाद तुम पैसे दोगे, मैं अपने ही पास रख लेता हूं बिल, मैंने अपने पास रख लिया, और ड्यू डेट आने का इंतजार करने लगा कि ड्यू डेट आएगी और तुम मुझे पैसे दे दोगे। तो बेटे ऑलरेडी भी बिल ए के ही पास है, तो इस केस में कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। अब आता है दूसरा केस। ऐसा हो सकता है कि ए को इमीडिएटली पैसों की जरूरत हो, ठीक, तो वो अपने पास नहीं रख रहा, मैं यहां लिख रहा हूं देखो, और या तो पहला यूज हो सकता है या दूसरा यूज क्या है, इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम दी बैंक। हो सकता है कि वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा ले। इसका क्या मतलब है, ए को पैसों की जरूरत पड़ी, ए अपने बैंक के पास गया, ए ने बिल दिया बैंक को और बदले में बैंक से कुछ पैसे ले लिए। बैंक भी इतना अच्छा नहीं है कि उसको पूरे पैसे देगा, तो बैंक उसको थोड़े से कम पैसे देता है, तो उसकी एंट्री ये बनाता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। इसने बी आर उठाकर किसको दे दिया होगा, बैंक को, तो जो बी आर इसके पास आया था वो इसने बी आर उठाकर किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। अब सपोज करिए 20,000 का बिल है और बैंक हमेशा कुछ ना कुछ पैसे काट कर देगा, पूरे पैसे बिल्कुल नहीं देगा। मान लो बैंक ने 500 रुपये काट लिए अपने और हमें दे दिए 19,500, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड। हमने बिल बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। अब बात क्या आती है कि सर एक बात बताओ, जब इसके यहां पर एंट्री कर रहे हैं तो क्या इसके यहां बी के यहां कोई एंट्री नहीं बनोगी, तो आंसर है नो एंट्री। क्यों बेटे, बिल के यूजेस कौन कर रहा है, बिल के यूजेस कर रहा है ए, बी का तो कोई मतलब ही नहीं है बिल के यूज करने में, तो इसके यहां पर ही एंट्री होगी, बी के यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब पहला यूज ये था कि ए जो है बिल अपने पास रख ले, दूसरा यूज है कि ए जो है बिल बैंक से डिस्काउंट करा ले। अब आते हैं तीसरे यूज पे। तीसरा यूज हो सकता है बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। अब बेटे देखो, जैसे हमने बी से पैसे लेने थे, ऐसे हो सकता है किसी ने हमसे पैसे लेने हो, हमने मतलब ए से पैसे लेने हो, तो ए ने बिल उठाकर उसको दे दिया। तो फॉर एग्जाम्पल सी को दे दिया हमने बिल, तो सी हो जाएगा डेबिट टू बी आर। मान लो 20,000 का बिल है तो वही 20,000 रुपये हमने यहां पर लिख दिए। बीइंग बिल
एंडोर्स्ड। बेटा एंडोर्स का मतलब होता है किसी को ट्रांसफर करना। इस केस में भी इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, फिर से मैं यहां पर और लिख रहा हूं बेटे, एक बिल का एक ही तो यूज हो सकता है, या तो अपने पास रखो, या बैंक से डिस्काउंट कराओ, या सी को दे दो। ठीक, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि क्वेश्चन में बिल का क्या यूज हो रहा है। उसके बाद आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि अब की बार मैंने बिल बैंक को बेचा नहीं है, बिल बैंक को दिया है कि भाई बैंक तुम जाओ और मेरी तरफ से पैसे इकट्ठे करके ले आओ। तो उस केस में एंट्री बनती है बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR। सही, तो यानी कि आप देख सकते हैं एक बिल के चार यूज हो सकते हैं। पहला, वो बिल को अपने पास रख ले। दूसरा, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। तीसरा, वो बिल को एंडोर्स कर सकता है या कलेक्शन के लिए भेज सकता है। और चारों ही केसेस में बी की बुक्स में यानी कि परचेजर की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती। क्लियर, यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। आपके सामने रूल्स लिखे हैं, आप इनको आराम से एक बार देख लीजिए। पहले बेचा, खरीदा, बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट करा, फिर बिल किसके पास आ गया, ए के पास। ए उस बिल के चार अलग अलग यूज कर सकता है, चारों केसेस में अलग अलग एंट्री बनेगी। अब बात आती है ड्यू डेट की, कि ड्यू डेट आ गई और ड्यू डेट पर हमें क्या करना है। ठीक, अभी आते हैं ड्यू डेट पे, भी ड्यू डेट की बात करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको पहले सिखाता हूं कि ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है, फिर अभी दोबारा से आऊंगा रूल्स में। बिल की ड्यू डेट निकालने के लिए, अगर आप बिल की ड्यू डेट निकालने चाहते हैं तो बिल की डेट लीजिए, जिस भी दिन का बिल है, जितना टाइम पीरियड है उसमें टाइम पीरियड ऐड करिए, और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि अगर आपको ड्यू डेट निकालनी है तो 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, बिल की डेट है 15 जुलाई 2020 और टाइम पीरियड है 3 मंथ्स। तो इसकी ड्यू डेट कैसे निकलेगी? पहले इस 15 जुलाई को ऐसे लिख लो, 15 जुलाई 2020 न्यूमेरिक वैल्यू में, 3 महीने 3 दिन। मंथ को मंथ में ऐड कर दो, डेज को डेज में ऐड कर दो, तो 18/10/2020 ये हो गई हमारी ड्यू डेट। अब अगर आपने ड्यू डेट निकाली और वो ड्यू डेट है कोई पब्लिक हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो बिल का पेमेंट एक दिन पहले होगा। यानी कि मैंने ड्यू डेट निकाली और ड्यू डेट आ गई 26 जनवरी, तो बिल का पेमेंट एक दिन पहले हो जाएगा 25 जनवरी को। और अगर ड्यू डेट के दिन कोई छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है अचानक से, मान लो 18 अक्टूबर डेट आई, उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई, कुछ बात हो गई कंट्री में, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, छुट्टी डिक्लेयर हो गई, तो डिक्लेयर्ड हॉलीडे के केस में बिल का पेमेंट एक दिन के बाद होगा, यानी कि 19 अक्टूबर को। तो ड्यू डेट निकालने के लिए टाइम पीरियड और 3 दिन जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं ड्यू डेट की। किसकी? ड्यू डेट। अभी हम मानकर चलते हैं कि ड्यू डेट पर उसने बिल का पेमेंट कर दिया। दो बातें होती हैं कि वो बिल का पेमेंट करेगा या बिल का पेमेंट नहीं करेगा। अगर वो बिल का पेमेंट कर देता है तो क्या होगा, अगर वो बिल का पेमेंट नहीं करता तो क्या होगा। तो आज हम सीखेंगे केवल कि अगर वो बिल का पेमेंट कर दे तो क्या होगा। और लेक्चर 2 में आपको बताऊंगा, लेक्चर 3 में आपको बताऊंगा कि अगर ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट ना हो तो हमें क्या जर्नल एंट्री करनी है। और उससे अगले लेक्चर में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो 5 नंबर की वेटेज में आएगा। ठीक, अब देखिए ड्यू डेट पर वही हमारे पास 4 केस हो सकते हैं। बिल इज विद ए, बिल ए के ही पास है। दूसरा केस हो सकता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक
हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा है। तीसरा केस हो सकता है कि हमने बिल एंडोर्स कर रखा है, बिल एंडोर्स्ड टू सी। और फोर्थ केस हो सकता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये 4 केस हो सकते हैं एक ही बुक्स में। अब सपोज करिए बिल का पेमेंट हो गया, तो बेटे ये क्या एंट्री बनाएगा? ये बड़ी सिंपल सी एंट्री बनाता है ड्यू डेट पर। ये क्या कहेगा? मेरा बीपी मेरे पास वापस आ गया, आने वाली चीज डेबिट, और कैश मेरे पास से चला गया टू कैश अकाउंट, बीइंग बिल पेड। करेक्ट, 20,000। ठीक। अब जरा यहां देखिए, ए के पास अगर बिल था और पेमेंट हो गया तो ए क्या कहेगा? ए कहेगा मेरे पास पैसे आ गए और बिल मेरे पास से चला गया। ठीक। दूसरे केस में बेटे ए तो पहले ही बिल किसको दे चुका है? बैंक को। तो पैसे ड्यू डेट पर किसको मिलेंगे? बैंक को। तो ये तो अपने यहां पर कोई एंट्री बनाएगा ही नहीं। यानी कि हमने क्या करा? हमने बिल दे दिया बैंक को, ड्यू डेट पर बी के पास पैसे कौन लेने के लिए जाएगा? बैंक जाएगा, और पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को मिलेंगे। तो एंट्री कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा। हम क्यों बनाएंगे? तीसरे केस में हमने बिल दिया था सी को, ड्यू डेट पर बी के पास कौन जाएगा? सी जाएगा। कुछ बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर सी को कैसे पता कि बी कहाँ रहता है? बेटे बी ने जब बिल साइन करा था उसके ऊपर अपना एड्रेस, स्टैम्प, फोन नंबर एटसेट्रा सब कुछ लिखा जाता है। ठीक। तो जब सी को पैसे मिलेंगे ए को तो नहीं मिलेंगे ना, तो ए अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनाएगा। यहां पर पैसे बैंक कलेक्ट करेगा और पैसे बैंक अकाउंट में आपके जमा कर देगा, तो आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। डोंट वरी, अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ा है सबसे रिलेटेड मेरे पास एक एक एग्जाम्पल है, मैं भी आपको सब एग्जाम्पल्स से कराऊंगा। ठीक। तो एक बार आपकी स्क्रीन पे मैं रूल्स दोबारा दे रहा हूं, आप आराम से एक बार इसको थोड़ा सा रिव्यू करो। चलिए बेटा, अब आते हैं इसके क्वेश्चन करने पे। तो देखिए 1 अप्रैल 2019 को एक्स, पहले तो पहली बात ये कि पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन एक साथ नहीं आता, पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन सीखिए, बस जो सिचुएशन गिवन है उसके ऊपर फोकस करिए। 1 अप्रैल को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को गुड सेल करा 20,000 का, और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया एक 2 महीने का बिल। यानी कि वाई ने ये बोला है कि भाई मैं तेरे पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा, और उसने रिटर्न में भी दे दिया ये बात। एक्स कैप्ट द बिल विद हिम, यानी कि एक्स ने उसका कुछ नहीं करा, जबकि आपको पता है एक्स उसके अलग अलग यूज कर सकता है टिल द मेच्योरिटी डेट। ऑन द ड्यू डेट वाई पेड द बिल। तो बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है। तो इधर हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ एक्स, इधर हमने बना दी एक्स की बुक्स, और इधर हमने बना दी इन द बुक्स ऑफ वाई। ठीक। अब 1 अप्रैल को एक्स ने गुड सेल करा, तो सेल करने की एंट्री वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड 20,000। तो वाई ने क्या बोला होगा कि मैंने गुड्स परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कि एक्स से गुड्स खरीदा, बीइंग गुड्स परचेज्ड 20,000 रुपीज। अब उसके बाद आपको याद होगा सेकेंड एंट्री बनती है बिल एक्सेप्ट करने की। तो इसने बिल एक्सेप्ट करा, तो इसने क्या बोला होगा कि बिल मेरे पास से गया और किसके पास गया? एक्स के पास। तो एक्स डेबिट, और इसके पास से जाने वाली चीज क्या है? बिल्स पेबल। करेक्ट, 20,000 रुपीज। एंट्री नरेशन बनेगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। इसके पास बिल आया होगा, तो इसने बोला मेरे पास बिल आया, बी आर अकाउंट डेबिट टू
वाई 20,000 रुपीज। नरेशन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब बात आती है ड्यू डेट की। मैंने अभी आपको बताया था ड्यू डेट कैसे निकालनी है। 1 अप्रैल में 2 महीने ऐड करो। 1 अप्रैल 2019 2 महीने 3 दिन। तो देखिए मंथ में मंथ ऐड करिए, डेज में डेज। 1 में 3 ऐड करा 4, 4 में 2 ऐड करा 6, तो 4 जून 2019। बच्चे जो ऐसे करते हैं ना, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, या ऐसे सीधा ऐड करते हैं, कई बार गलती हो जाती है। तो जून 4। अब बेटा एक बात बताओ, इसने बिल का कोई यूज तो करा नहीं था, बिल तो उसके पास ही था, तो 2 महीने तक बिल उसने अपने पास रखा। ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो गया। तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास कैश आया और मैंने बिल वापस कर दिया। बी आर गोज आउट 20,000। और ये क्या बोलेगा, मेरा बीपी मेरे पास वापस आ गया, आने वाली चीज डेबिट, और कैश मेरे पास से चला गया। बीइंग कैश पेड 20,000, और ये बोलेगा बीइंग कैश रिसीव्ड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक, तो जो हमने वहां रूल्स पढ़े, उन रूल्स को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा सही है, लगभग यही है, बस यूज मैंने यहां पर चेंज कर दिया। 1 अप्रैल को एक्स ने वाई को गुड सेल करा, वाई ने बिल एक्सेप्ट करके दिया, ठीक, और एक्स ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो जरा देखिए, बिल्कुल प्लीज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आपका भी समय बचेगा, थोड़ा मेरा भी समय बचेगा। पहली एंट्री जो इसने बनाई गुड सेल करने की, वो पिछले क्वेश्चन जैसी बनेगी, सेम सेम, ठीक। फिर दूसरी एंट्री बिल एक्सेप्ट करने की, वो भी पिछले क्वेश्चन जैसी, वो भी सेम, ठीक। अब बात आती है कि यहां पर इसने बिल को अपने पास नहीं रखा, इसने बिल को 6% पर एनम के रेट से बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब एंट्री बदलेगी यहां पर, उसने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। यानी कि उसने 20,000 रुपए का बिल उठाकर किसको दे दिया, बैंक को। अब बेटे ये है यहां पर, पिछले मैंने अपने एग्जाम्पल में तो अमाउंट आपको निकाल कर दी थी, और अगर आपको अमाउंट निकालनी पड़ जाए तो देखो 20,000 का बिल है, 6% का डिस्काउंट है, और 2 महीने का बिल था, तो इंटू 2/12 200 रुपीज। तो डिस्काउंट हमने कैलकुलेट करी है 200 रुपीज। इस बात का ध्यान रखना, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करनी होती है। 19,800 हमारे पास आ गए। जब ये बिल का यूज करता है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, तो ये कुछ नहीं करता अपने यहां पर, ये कोई एंट्री नहीं बनाता। अब आ जाती है बेटे ड्यू डेट, पेमेंट की डेट आ गई, वही वैसे ही जैसे भी हमने कैलकुलेट करी। 4 जून, 4 जून को ये बिल का पेमेंट कर देता है, तो ये बोलेगा मेरा बीपी मेरे पास वापस आ गया और कैश मेरे पास से चला गया, ठीक। बीइंग बिल पेड, ठीक। और ये यहां पर क्या कहेगा, ये बोलेगा कि मेरे पास पैसे आ गए, सोच कर बताओ, सोचो यहां कुछ होना चाहिए। नहीं मेरे बेटे, यहां कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने तो बैंक से पहले ही ले लिए पैसे, अब पैसे हमें थोड़ी मिलेंगे, अब तो बैंक को मिलेंगे, बैंक ही रख लेगा। हम तो बैंक से पहले ही ले चुके 19,800, तो हमारी बुक्स में अगर हमने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया तो पैसे मिलने की एंट्री हमारी बुक्स में नहीं बनेगी, क्योंकि पैसे हमें मिले ही नहीं है। क्लियर, 2 एग्जाम्पल डन हो गए।
आते हैं थर्ड यूज के एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब जरा देखिए, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, पहले मैंने गुड्स बेचा, खरीदा, बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट करा। यहां पर वो कहता है कि अब की बार बिल मैंने बैंक को नहीं दिया, अब की बार मैंने बिल अपने क्रेडिटर जेड को दे दिया, जिसके मैंने 20,500 रुपये देने थे। तो बेटे जरा देखो, अप्रैल 1 को पहली एंट्री गुड्स बेचने की सेम, यहां पर गुड्स खरीदने की एंट्री सेम, फिर बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री सेम, एक्सेप्टेंस देने की एंट्री सेम। बिल आ गया एक्स के पास, अब एक्स ने उस बिल का यूज करा। क्या यूज करा? बिल उठाकर किसको दे दिया? जेड को। तो एंट्री हो जाएगी जेड डेबिट। अब बेटे एक बात सोचने की है, हमने जेड के देने थे 20,500 और हमने उसे बिल दिया है 20,000 का, तो 500 रुपीज की क्या हो गई? डिस्काउंट मिल गई हमें, हमें फायदा हो गया 500 रुपये का। ये किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। इसे बोलते हैं बीइंग बिल एंडोर्स्ड। बेटे जब ये बिल एंडोर्स कर रहा होता है तो ये कुछ नहीं कर रहा होता। अब आती है ड्यू डेट। ये अपने यहां पर 4 जून को बोलता है मेरा बीपी मेरे पास वापस आ गया और कैश मेरे पास से चला गया, बीइंग बिल पेड। करेक्ट। और ये बोलता है जून 4 को क्या मेरे पास पैसे आए? नहीं जी, मेरे पास क्यों आएंगे पैसे? बिल तो मैं ऑलरेडी किसको दे चुका? जेड को। तो पैसे भी किसके घर पहुंचेंगे? जेड के घर। मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, एक्स को तो कुछ नहीं मिलेगा, तो एक्स के यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। अब आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल। यहां पर हमने क्या करा है? बिल का चौथा यूज करा है। हमने बिल को बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए। तो बेटे जरा देखो, पहली एंट्री सेम, गुड्स बेचने की, गुड्स खरीदने की, बिल लिखने की, बिल एक्सेप्ट करने की, पहले जैसे। अब यहां पर हमने क्या करा? बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो एंट्री बनेगी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। हमने बिल भेज दिया कलेक्शन के लिए टू BR 20,000। इस केस में इसके यहां पर कोई एंट्री नहीं होती। अब हम वेट करने लगे ड्यू डेट का। ड्यू डेट कब आएगी? 4 जून को आई ड्यू डेट। अब देखना बेटे, यहां सरप्राइज मिलेगा आपको। ये बोलेगा मेरा बीपी मेरे पास वापस आ गया, कैश मेरे पास से चला गया, बीइंग अमाउंट पेड 20,000। अब जरा ध्यान से देखना बेटे, जब हम बिल बैंक को देते हैं कलेक्शन के लिए, इसका क्या मतलब है? मैंने बिल बैंक को दिया है और बैंक को बोला है कि भाई तुम जाना और मेरी तरफ से पैसे इकट्ठे करके ले आना। तो बैंक गया होगा, बैंक ने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, और बेटे बैंक पैसे इकट्ठे करके कहाँ डाल देगा? मेरे बैंक अकाउंट में। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए टू बिल्स फॉर कलेक्शन, बीइंग अमाउंट कलेक्टेड, बीइंग अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक, 20,000 20,000। तो अब आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बिल अपने ही पास रखा था तो पैसे मुझे मिले। दूसरे एग्जांपल में बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था तो पैसे मुझे नहीं मिले। तीसरे एग्जाम्पल में मैंने बिल सी को दिया था, जेड को दिया था, एंडोर्स करा था तो पैसे मुझे नहीं मिले। फोर्थ वाले में मैंने बिल बैंक को दिया था लेकिन कलेक्शन के लिए, तो मुझे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आए और मैंने एंट्री बनाई। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको देखनी चाहिए एक बार अच्छे से, सही से। अपने पास कुछ नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना। और ये आपके बेसिक रूल हैं।
अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जैसे मैंने बताया कि ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो गया, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट ना हो, तब हम क्या करेंगे, तो इन एंट्रीज को आप बार बार रिवाइज करना अपने पास अगले लेक्चर को देखने से पहले, तो आपको अगला लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आएगा। करेक्ट। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर द डे भैया। तो अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, इसी के आगे का हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो होगी हमारी 16 क्लासेस की कंप्लीट एक बंच का थर्ड लेक्चर होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशंस चाहिए कि नेक्स्ट क्लासेस कब अपलोड हो रही हैं, कब उनमें क्या क्या कराया जा रहा है, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड हो, और आगे भी 11th क्लास के स्टूडेंट को तो आगे भी बहुत काम आने वाला है चैनल, क्योंकि उसमें 12th क्लास की बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आने वाले कुछ ही समय में आपका 12th क्लास का सिलेबस शुरू हो जाएगा, तो तब आपके बहुत काम के आने वाले हैं कि 12th क्लास की कोई अपडेट्स हैं, 12th क्लास की कुछ क्लासेस हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ऐसी 12th की भी क्लासेस हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।